मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मजदूर बिखर रहे हैं और तथाकथित हमदर्द आपस में ही लड़ रहे हैं। इस पर चर्चा होगी, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जो बसें अभी तक फंसी हुई थी उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर, बीते दिन से ही खड़ी थी, वो बसें अब लौटने लगी हैं। इजाजत नहीं मिलने की वजह से यूपी बॉर्डर से कांग्रेस की तरफ से, जो प्रियंका वाड्रा की तरफ से बसें भेजी जा रही थी, वो बसें अब लौटने लगी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें इजाजत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर बीते दिन से ही ये बसें खड़ी थी और अब बसों के लौटने की शुरुआत हुई थी। कुछ ही देर पहले प्रियंका वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर आपको इन बसों की आप मदद लेना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए, वरना हमें बता दीजिए, ये बसें वहां से लौट जाएंगी। लेकिन इस सियासी जोड़ तोड़ के बीच अब ये बसें लौटने लगी। जयपुर आगरा हाईवे पर राजस्थान यूपी बॉर्डर से महज 400 मीटर की दूरी पर हम हैं इस समय, और यहाँ पर एक एक करके जो बसें खड़ी हुई थी वो वापस लौट रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से खाली बस लौट रही है, एक के बाद एक कई बसें यहाँ से वापस जा चुकी हैं। पूरी जो कवायद थी उसके तहत लगभग 450 बसें यूपी राजस्थान बॉर्डर से करीब 300 मीटर की दूरी पर कांग्रेस की कवायद के चलते खड़ी की गई थी। तो देवांकुर की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वहीं पर मौजूद हैं। ये खाली बसें अब लौटने लगी हैं। पिछले 4 दिनों से बसों पर खूब सियासत हुई। बात मजदूरों की मदद से शुरू हुई थी, लेकिन ऐसी राजनीति हुई कि मजदूरों का दर्द और उनकी बेबसी के बारे में किसी ने अब सोचा ही नहीं। कांग्रेस ने पहले बसों की लिस्ट भेजी, फिर बसें भेजी। यूपी सरकार ने बसों की फिटनेस पर सवाल खड़े किए, कहा कि कुछ बसें हैं लेकिन जो नंबर भेजे गए हैं उसमें ऑटो है, ट्रैक्टर है। अब ये बसें लौट गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में 2 उप मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद होंगे आज तक पर लाइव, और सचिन पायलट हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि दिनेश जी से चर्चा हो, ये रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। मजदूर की लाचारी ना हुई, सियासत की सवारी हो गई। बेबसी के इस भंवर के बीच मीलों पैदल चल रहे हैं मजदूर, और इनके कंधे पर चढ़कर भाग रही है तू मैं की राजनीति, जो अब इनकी त्रासदी से कोसों आगे निकल चुकी है। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। हमारे यहाँ गाजियाबाद में कल तकरीबन 15,000 लोग गए हैं। 6 ट्रेनें गई हैं और बाकी बसों में गए। वो बसें जो प्रियंका गांधी ने दी वो नहीं, वो बसें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी उसके अंदर। प्रियंका गांधी की बस तो आई नहीं है अभी तक। गाजियाबाद में कोई बस नहीं आई। कहां पर है मुझे नहीं पता, ये कहानी तो प्रियंका जी को पता होगी। प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें देने की पेशकश की। बसों में अभी तक मजदूर तो नहीं चढ़ पाए। राजनीति ने हर सीट पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यूपी सरकार को 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी थी, पुलिस ने उनमें से 492 बसों के कागजात चेक किए। इनमें से 31 तो ऑटो निकले, 59 स्कूल बसें निकली, 1 ट्रक का नंबर निकला, 1 प्राइवेट कार का। 59 बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और 70 गाड़ियों का कोई भी डेटा मौजूद ही नहीं था। देर शाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ सरकार को गलत जानकारी देने के आरोप में FIR दर्ज कर ली। कानून अपना काम करता है, जहाँ पे होता है कानून के अनुसार कार्रवाइयाँ होती हैं, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। इधर घमासान जारी है। कितनी बसें पहुंची, कितनी फर्जी निकली, कितनी राजनीति की वजह से एक दिन से उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर खड़ी है, इस पर विवाद बना हुआ है। इधर गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि अभी तक एक भी बस नहीं आई है। 500 बसों की जानकारी थी। 3-3 शिफ्ट में परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया था, लेकिन कोई बस नहीं आई तो हटा लिया। रात तक हम लोग काफी इंतजार करते रहे, तब तक तो बसें नहीं आई थी। इवन हमारे कर्मचारी अभी 10 बजे तक वहीं बैठे थे, तब भी बताया गया कि अभी एक भी बस वहां से नहीं आई। आज लगातार तीसरे दिन राजनीति की बस बेबस मजदूरों की मुश्किलों पर बिना ब्रेक भागती रही।
लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाने की मंशा ज़रूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। सड़क पर पैदल चलते मजदूरों और बसों की इस सियासत ने राजनीति में जाने किसे फायदा पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस को पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर झेलने पड़े। कांग्रेस पार्टी की एमएलए अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर तीखा प्रहार कर दिया। वहाँ की बसेस को आप यहाँ ला रहे हैं ऐसे, तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। क्या राजस्थान के सारे श्रमिक पूरी तरीके से अच्छे से खुशहाली से घर पहुँच गए? नहीं, वहाँ भी लोग, वहाँ भी मजदूर अपने मतलब सड़कों पे हैं, उनके भी पैर जल रहे हैं इस तापमान में, वो लोग भी घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? सियासी शहमात के इस खेल के बीच देखिए यूपी राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी इन बसों को और फिर पैदल चलते इन मजदूरों को। आप समझ जाएंगे इस विवाद में मानवता की नो एंट्री है। इधर इन बसों को यहाँ खड़े 28 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं और इनको चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर खाना ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। तक तो कुछ नहीं आया। कल शाम को 12 बजे ही आया था, उसके बाद अभी तक 12 बज चुके, 12 घंटे हो गए, अभी तक कुछ इंतजाम नहीं। कल रात में आपका मतलब है 12 बजे आया? हाँ, कल शाम को रात को 12 बजे आया और अब दिन के 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। सुबह के चाय का, कुछ पानी का, किसी चीज का इंतजाम नहीं? किसी चाय पानी का कोई इंतजाम नहीं है अभी तक। संकट काल ही क्यों ना हो, मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही क्यों ना हो, इस देश में बस एक बात की गारंटी है और वो है एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसकी पैकेजिंग होती है जन उद्धार के नाम पर, लेकिन असलियत की जमीन पर उतरते ही वो सिर्फ पॉलिटिक्स की खाली खड़ी बस बन जाती है। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको दिनेश शर्मा जी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, हमने तस्वीरें दिखाई कुछ देर पहले कि मजदूर अभी भी पैदल वहां से चल रहे हैं, बसें खड़ी हैं और अब तो बसें लौटने भी लगी हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई दिनेश जी? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से इस कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद लोग अपने वहाँ रहे, कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी चिंता नहीं करी। उनको जो भोजन देना चाहिए था, उनको जो तनख्वाह देनी चाहिए थे, जो उनको राशन का के किट्स देने चाहिए थे, वो उनको नहीं दिया गया। जो उनका इलाज होना चाहिए था, जो बीमार होते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। इससे घबरा कर कई जगहों पर और कई जगह अपने घरों की याद आई, तो उसके नाते भी मतलब दोनों तरीके से दोनों प्रकार हो सकते हैं। उन लोग ने पलायन किया उस प्रदेश से और वो अपने वतन को, जो वतन बोलते हैं वो इस चीज़ को, कि अपने घर को वो वापस आने के लिए मजबूर हुए। अब प्रश्न वहाँ पर यही आ रहा है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में लाखों लोग सड़क पे हैं, पंजाब में तड़फ रहे लोग, राजस्थान में गली कूचों में, आज मैं भी एक आपके चैनल के पहले ही आपके चैनल पे भी था और दूसरे और चैनल पे भी देख रहा था कि राजस्थान पे पैदल चलने वाले लोग ये कह रहे थे कि उनको खाना नहीं दिया गया, उनको पहुंचाने के लिए नहीं, अब वो पैदल चलें या साइकिल से, यही उनकी मजबूरी है। ये सारी स्थितियों के बावजूद कुछ लोग जो है वो सीधे ये कहें कि हम बस लेकर आए हैं। बस लेकर आप आए हैं, पहले आपने सूची के लिए कहा गया, तो आपने कहा कि लखनऊ में हम बस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि हम गाजियाबाद और नोएडा में बस दे पाएंगे। जब गाजियाबाद नोएडा के लिए पूछा गया तो कहा कि हमारे तो राजस्थान बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं। जब बसों की सूची मांगी गई तो उन बसों में से 460 वाहन ऐसे पाए गए जिनके जो फर्जी थे। 297 बसें तो कबाड़ की थी, सड़क पर चलने लायक ही नहीं थी, फिटनेस का प्रमाण पत्र तक उनके पास में नहीं था। क्या हम असुरक्षित ले जाते कर्मचारियों को, असुरक्षित ले जाते अपने जो हमारे श्रमिक हैं उनको? कुछ बसें ऐसी थी जो 3 व्हीलर थे, 98 तो 3 व्हीलर और कार के सूची थी। उसके अलावा 68 वाहन ऐसे थे जिनके कागज नहीं थे। बिना कागज के हम कैसे उनको ले जाते? प्रश्न ये है कि कितनी बसें आई, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने जो सूची दी उसी में इतना बड़ा फ्रॉड था। आप कहते हो कि 8 साढ़े 8 बसें 100 बसें हमारी आई,
अगर 800-850 बसें आपकी हम मान भी लें तो शुरू में ही 460 से ऊपर बसें, 492 के आसपास बसें आपकी ऐसी निकल रही जो एक तरीके की लीगल नहीं है, जो चलने के योग्य नहीं है। हाँ। अब ऐसी बसों को लेकर क्या हम असुरक्षित यात्रा करेंगे क्या अपने कर्मचारियों की? अभी आपके चैनल की मैं रिपोर्ट देख रहा था, रिपोर्ट में बस के ड्राइवर तक को खाना नहीं मिला है, चाय पानी नहीं मिली है, उनका किसी प्रकार कोई चिंता नहीं हुई है जो बसों को लेकर आए। इससे क्या आप उम्मीद करते हो कि जो कर्मचारियों का हम लोग जो बसों पे ले जाते हैं उनको हम खाना देते हैं, उनको किट देते हैं, उनकी उपचार के लिए उनका मेडिकल परीक्षण कराते हैं, जरूरी होता है तो उनको दवा देते हैं, तब उनको लेकर जाते हैं। ये सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता था, लेकिन ये कांग्रेस के जो बसें लाने का काम किया है, कांग्रेस ने अपनी बसें नहीं लाई, वो राजस्थान सरकार की बसें लाए। क्या वो जो अपने ड्राइवर को खाना पानी नहीं दे सकते तो क्या वो बसों में जो श्रमिक को ले जाते हैं उनको खाना भोजन पानी देते? क्या उनकी वो चिंता करते? क्या तमाम ऐसे प्रश्न हैं कि असुरक्षित यात्रा को हम किसी भी कीमत पर स्वीकृति नहीं दे सकते थे। लेकिन इसलिए ये पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखने में सामने आया। आप इसको पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इस स्टंट से आगे का है। वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं बसों पर इनकी देखरेख नहीं की जा सकती, तो जो पैदल चल रहे हैं सड़कों पर उनकी भी देखरेख कोई नहीं कर रहा है। प्रियंका वाड्रा खुद ही सामने आई और उन्होंने कहा कि कई ऐसा हो सकता है कि बसें ना हो, कुछ बसें हैं 500-600। एक सवाल सर जो कि सामान्य विवेक की वजह से हर कोई पूछ रहा है वो ये कि चलिए 300-400 फर्जी था, जो भी था, अगर 500 बसें भी खड़ी थी, उनमें मजदूर इस वक्त घर लौट रहे होते तो क्या भला नहीं होता उनका? इसको रोकने की जवाबदेही किसकी होगी? अंजना जी, आपको मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी दे के चुका हूं कि वो एक असुरक्षित यात्रा कैसे करने की हम अनुमति दें अपने प्रदेश में? कैसे हम दे सकते हैं उनको असुरक्षित यात्रा की अनुमति? क्योंकि वो खुद से जिन बसों से आए हुए हैं वो कांग्रेस की अपनी बसें नहीं, वो सरकारी बसें हैं, और सरकारी बसों में सरकार ने गारंटी नहीं ली है कि हम इनको लेकर जाएंगे, और उन्होंने किसी प्रकार की और व्यवस्था जो बसों में प्रवासी यात्रियों को ले जाने के लिए होती हैं उनको उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने केवल हर पॉइंट पे कि पहले चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने से पहले ही मीडिया को उन्होंने दे दिया, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, उससे पहले ही मीडिया को उन्होंने देने के बाद उन्होंने कहा कि हम लखनऊ नहीं आ सकते, हम गाजियाबाद और नोएडा आएंगे, वहां पर भी नहीं पहुंचे, उसके बाद कहा कि हम आगरा आएंगे। अब इस प्रकार की स्टंटबाजी में जब उनकी तीसरी जब उनसे सूची पूरी मांगी गई तो पता चला कि पूरे दिन का निरीक्षण करने के बाद 460 बसें ऐसी थी जो जाने योग्य नहीं थी। तो ऐसे में हम रिस्क कैसे उठा सकते हैं? हम अपने श्रमिकों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सरकार हैं, हम कोई निजी व्यक्ति नहीं हैं कि हम निजी व्यक्ति घोषणा करते हैं और फोटो खिंचा के एक मीडिया का ट्रायल ले लें और ट्रायल लेने के बाद अपनी बात से मुकर जाएं। हर बिंदु पर अपनी बात से मुकरना ये एक शुमार बन चुका है ऐसे लोगों का जो बस को ले जाने की बात कर रहे हैं। आप देखो कि राजस्थान सरकार अगर इतनी चिंतक थी, हाँ। तो मेरा प्रश्न उनसे है और आपके माध्यम से प्रश्न है कि अगर इतनी शुभचिंतक थी तो राजस्थान की गलियों में आज सारे चैनल से दिखाया है कि लोग टहल रहे हैं और उनको जाने के लिए उनके पास में साधन संसाधन नहीं है। हम माला लेकर हाथ में खड़े होंगे कि आदरणीय सचिन पायलट जी आवे, आदरणीय अशोक गहलोत जी आवे, उनका स्वागत करेंगे। अगर वो हमारे जो राजस्थान में टहलने वाले श्रमिक हैं उनको बसों से लाकर बॉर्डर पे हमसे बात करें और हम दोनों विचारों का आदान प्रदान करके, अपनी सूचियों का आदान प्रदान करके उनको बॉर्डर पर उनका स्वागत करेंगे। अगर उनको इतनी उनके पास साधन संसाधन ज्यादा हो गए तो पंजाब जाके हमारे श्रमिकों को ले आए, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी उनको भोजन नहीं दे पा रहे, उनकी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर देखें जो संक्रमण फैलता जा रहा है, भयावह स्थिति जहां पर हो गई है। ये काम आप करते नहीं है। आप एक पॉलिटिकल जो वेटेज के लिए आप कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाते हैं। आप सरकार हैं, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के कोई काम करना चाहते हैं तो हम बस किसकी है? हम किससे बात करेंगे? हम बस प्रियंका गांधी जी की नहीं है, बस कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बस राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया है, राजस्थान सरकार ने कोई लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया है, इसलिए हम बस का प्रश्न कहां से आता है? तो कुछ ही देर में सचिन जी मेरे साथ होंगे, मैं उनसे ये सवाल आपका जरूर पूछूंगी। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है दिनेश जी वो यही कि क्या प्रियंका वाड्रा की जगह अगर अशोक गहलोत आपको 1000 बसों का ऑफर देते तो आप स्वीकार लेते?
नहीं, हमें जरूरत होगी उनकी, हम 1000 नहीं 2000 बसें स्वीकार करेंगे। हमें जरूरत होगी, हमारे पास, आपको अंजना जी जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा साधन संसाधनों को इकट्ठा किया है और उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। हम 1000 से ऊपर ट्रेनों को उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। कोई राज्य नहीं, राजस्थान भी सैकड़ा पार नहीं कर पाया है। हम 27,000 बसों को चला के और श्रमिकों को लाने का काम कर रहे हैं। हम 6.5 लाख बसों के द्वारा 10 लाख हम ट्रेन के माध्यम से अपने श्रमिकों को लेकर आए हैं। उनको क्वारंटीन कराया है, उनकी मेडिकल चेकअप कराया है, उनकी स्केलिंग कराई है कि भविष्य में उनको हम रोजगार दे सकें, इसके लिए उनकी स्केलिंग कराई है। ये हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है वो ये नहीं है कि केवल हम उनको लाकर उनके घरों में छोड़ दें। उनका विजन यही है कि उनको हम भोजन दें, उनको भोजन के किट्स दें। किट्स देने के बाद में उनके नाम को अलग से दर्ज करके कि वो कौन सा किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको हम दर्ज करते हैं, उनकी स्केलिंग कराते हैं कि भविष्य में जब क्वारंटीन का 14 दिन का उनका समय पूरा हो जाए तो उसके बाद हम किस रोजगार में उनको एडॉप्ट करा सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था हमने करी है। इसलिए ये एक प्रोसेस के तहत हम श्रमिकों को लाने का काम कर रहे हैं। अब ये इतने ज्यादा अगर इनके पास हो गए हैं तो राजस्थान के श्रमिकों के लिए आवे, ये पंजाब के लिए आवे, ये महाराष्ट्र के लिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार अपनी बसों को प्राइवेट व्यक्तियों को दे देता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि वो एक व्यक्ति के को सरकार बना देता है। सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। प्रियंका गांधी जी सरकार नहीं, आप कहती बसें ले आओ। हम उनसे बसें किसकी जिम्मेदारी पे लाएंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा कि बस की दुर्घटना हो जाती है? स्वीकारेंगे ही नहीं मदद, इसीलिए तैयारी नहीं थी बसों की और बाद में राजस्थान सरकार की बसें ली। क्या कह रहे हैं आप? ये अगर अंतर्यामी है, इस प्रकार की बातें सोच ले रहे हैं तो इनका दुखद है। अगर हमको स्वीकारना नहीं होता तो हम लिस्ट नहीं मांगते। हमने लिस्ट मांगा था, ये समझिए कि कांग्रेस अपनी बसों को देने जा रही है, उसकी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन जिम्मेदारी कहां कांग्रेस ले सकती है? सरकार की बसें हैं राजस्थान सरकार की, और जिम्मेदारी कांग्रेस कैसे ले सकती है? जिम्मेदारी राजस्थान सरकार लेती, और राजस्थान सरकार लेती तो एक प्रोसेस को अडॉप्ट करती। जो एक सरकार को दूसरे सरकार के साथ प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए। क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट किया क्या राजस्थान सरकार ने? राजस्थान सरकार ने एक बार भी कहा कि हम अपने बसों को आपको देना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे बसों को मांगा? हमारे काम में अड़ंगा डालना, हम जो अच्छा काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में उनके काम की चर्चा है इस समय कि योगी जी के नेतृत्व में किस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो जंग है उसको लड़ा गया है। इस पूरी जंग को वो लड़ रहे हैं। पूरे समय 24 घंटे रह के अपने पिताजी के क्रिमेशन तक में नहीं जाते, हम जाते हैं। वो कोरोना की जंग लड़े, इसके लिए अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए वो अपने समय को देते हैं। अपने पिताजी के वहां पर ना जाके वो पूरा समय यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद उसमें डिस्टर्ब करने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कहाँ कर रही है, इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट केवल मीडिया की जो हाइट है उसको क्रिएट करने के लिए इस प्रकार का कृत्य उचित नहीं है और संक्रमण काल है। इससे विपक्ष को बचना चाहिए। विपक्ष को सरकारी काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। और फर्जी सूचियों को देना ये जघन्य अपराध है, घोर अपराध है, क्रूर मजाक है ये श्रमिकों के साथ में। अब तो उनके निजी सचिव पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है दिनेश जी। मजाक है ये। अब तो उनके निजी सचिव पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, देखिए एफआईआर क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई क्या, देखिए कानून अपना काम करता है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जहां पे कानून का उल्लंघन होगा कानून अपना काम करेगा। जो भी अगर कोई फर्जी काम करेगा तो राजस्थान सरकार क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, कोई गलत काम करेगा, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की हो, करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे। योगी जी की आपने भूमिका की बात की, योगी जी से ही प्रियंका वाड्रा ने बात की और उसके बाद से फिर इन बसों की पेशकश उन्होंने स्वीकारी, उसके बाद से पूरा मामला आगे बढ़ा। प्रियंका वाड्रा क्या जानबूझकर ऐसी परिस्थिति अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही थी? मैंने यही कहा है कि उन्होंने ऐसा गलती की है कि योगी जी ने सहज भाव में एक साधु सन्यासी संत स्वभाव से उन्होंने हर चीज को लेकर स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने फर्जी तरीके की सूची दे दी और रास्ता जहां पे बसें मिलेंगी उसकी गलत जानकारी दी। तीसरी काम उन्होंने किया कि अपनी बसें ना देकर उन्होंने राजस्थान सरकार की बसें दे दी। राजस्थान सरकार उनकी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको बनाकर उन्होंने काम किया। उन्होंने राजस्थान सरकार को अपनी प्रॉपर्टी बना के काम करने का काम किया। ये एक हमें आपत्ति है। और प्रियंका जी ने जिस तरीके से किया, ये किसी को भी ऐसे समय
राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए था, इसकी आपत्ति हमारी है। उन्होंने राजनीतिक लाभ उस समय उठाया जब देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, जब उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा काम करके जो हमारे वहाँ ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा निकल रही है, जो हमारे वहाँ जो मृत्यु रेट है वो कम है, जो हमारे वहाँ आने वाले श्रमिक हैं उनको हम क्वारंटीन भी कराते हैं, उनको सब जगह करते हैं। आज उनकी बुराई तो कांग्रेस के विधायकों ने की है, राजस्थान के विधायकों ने भी करी है, कुछ विधायकों ने, और उत्तर प्रदेश के भी कांग्रेस के विधायक ने उनकी बात को कहा है कि आप अपने वहाँ करा नहीं रहे और आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल स्टंट है। हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी के विधायक आज ये करने के लिए मजबूर हुए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको करने की आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ी थी, ये मेरा आपसे कहना है। ठीक, धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ते हुए, जिनका ये कहना है कि प्रियंका वाड्रा को ऐसे वक्त पर कम से कम इस तरह का राजनीतिक स्टंट नहीं करना चाहिए, ये उनका आरोप है और इसी तरह से वो मान रहे हैं। अंजना जी, आपने मेरी एक बात आप सुनेंगी, एक बात आपने मेरी सारी बातें करी, आपने सचिन जी से मेरा आमना सामना नहीं कराया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर उनसे पूछिएगा कि राजस्थान वो कब से हमारे प्रवासी भारतीयों को लाने का काम कर रहे हैं, कब वो पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को कब से वो अपनी सहायता पहुंचाने का काम करेंगे, ये प्रश्न से जरूर पूछिएगा। जरूर पूछूंगी, और सचिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए किसी दिन ऐसा जरूर होगा। मैं तो चाहता था उनका आमना सामना हो, चलिए किसी दिन ऐसा जरूर होगा, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगी। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए, सरकार का पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार का कहना। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, सचिन पायलट जी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के जुड़ रहे हैं। सचिन जी, आपके परिचय के साथ मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि दिनेश शर्मा जी अंत तक यही मुझसे शिकायत करके गए हैं कि आपने मेरा आमना सामना सचिन जी से नहीं कराया। तो चलिए ठीक है, आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं और जनता पर छोड़ते हैं वो ये तय करें कि कौन सही कौन गलत। लेकिन इन सब के बीच उनका ये आरोप है कि प्रियंका वाड्रा गांधी ने आखिर ये राजस्थान सरकार की बसें क्यों भेजी, उनके फिटनेस को लेकर उनको शक था और सबसे बड़ी बात उनकी यही थी कि हम सरकार है, बिना गारंटी के कि ये बस सुरक्षित है, उन पर मजदूरों को नहीं चढ़ा सकते थे। आपका क्या जवाब होगा सचिन जी? मुझे बड़ा अजीब लगता है अंजना जी, आज देश में ऐसा कौन सा नागरिक है जिसका दिल नहीं पसीजता इन लाखों श्रमिकों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को सड़कों पर 500-500 हजार किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। मैंने सोचा सत्ताधारी पार्टी के कोई नेता अगर आपके सामने आएंगे तो बताएंगे कि हमने टेस्टिंग इतनी करी है, हमने इतने लोगों को स्वस्थ किया है, व्यवस्था ये की है ट्रेनों बसों की। अगर इस संकट के समय में आज भी हमारे जो सत्ताधारी साथी हैं, आरोप पत्र मैंने बहुत सुना है कि विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पे, लेकिन सत्ताधारी दल विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, मैंने पहली बार सुना है। हमने क्या गलती करी सुन लीजिए जरा। जब देखा लोग भूखे प्यासे सड़कों पर निकल गए हैं तो सोनिया गांधी जी ने कहा अगर सरकार टिकट के पैसे नहीं दे पा रही है तो कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने के लिए सामने आएगी। कौन सा अन्याय कर दिया, किसका बुरा हम लोगों ने कर दिया? और अगर पहली बात तो ये सरासर झूठ है कि ये बसें सरकार की हैं, ये निजी बसें हैं जो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किराए पर लेकर यूपी भेजने की बात की थी। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम 1000 बस भेजना चाहते हैं, पहले तो उसको स्वीकार नहीं किया गया, अंत में स्वीकार किया गया तो बोला इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। फिर बॉर्डर पर रोक लिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, 40 लोगों पे एफआईआर कर दी और ये कहा गया कि वो बसों का सर्टिफिकेट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, ड्राइवर कौन है नहीं है। तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, दुनिया समझ ले इस बात को कि ये भारत सरकार के नितिन गडकरी जी का ऑर्डर है। फरवरी में ये लिखा गया है कि किसी भी बस या ड्राइवर या किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 30 जून तक। ये ऑर्डर है, भारत सरकार का ऑर्डर है, ये उनकी जानकारी में नहीं है हमारे यूपी के नेताओं के। ये ऑर्डर निकला गया कि हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सब बसों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करें नहीं, लोग पीड़ित हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई सामने आता है तो उनको आप मना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बस कांग्रेस पार्टी भेज रही है। अरे आपको स्वागत करना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं अगर वो सहर्ष इस कदम का स्वागत करते तो मुद्दा ही नहीं बनता। आज बसों को रोक रहे हैं, लोगों को लाने के लिए हम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं देश आराम से देख रहा है कौन राजनीति कर रहा है। हमारी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया, अच्छी भावना से एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों की मदद करने के लिए हमने कहा चलो 1000 बस नहीं है, 990 है, 500, मैं कहता हूं 10 ही बस हैं। अगर 10 बस में अगर 30 लोग अपने घर पहुंच सकते हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है? क्या कारण बताए जा रहे हैं?
बाधाएं खड़ी करना, लोगों को ये अपने घर ना पहुंचने देने का जो एक नकारात्मक कदम उठ रहा है, इसका मैं समझता हूं कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा। राजनीति छोड़ के सबको साथ ले, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, जो पार्टी भी हो, लोगों को लगना चाहिए कि संकट के समय में सब लोग साथ मिलकर देश को इससे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 2 दिन से, आज मुद्दा मीडिया में क्या, ये नहीं है कि हम कैसे संक्रमण को रोक रहे हैं, कैसे गांव में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। लेकिन सचिन जी, इसकी जरूरत क्या थी? मुझे इस सवाल में तो दम दिखता है कि अगर उन्हें राजस्थान से श्रमिक है जिनको जाना है यूपी में, तो अभी भी कई बसें होंगी जो ई पास के जरिए, जो दोनों राज्य सरकारों में आपस में समझौता होगा उसके जरिए जा रही होंगी। ये कांग्रेस पार्टी बसें देगी और यूपी में ही देगी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब ऐसे राज्यों में नहीं दो। अगर ये पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं था तो क्या था? सचिन जी, दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी के श्रमिकों के लिए बसें लगाई राजस्थान से या जहां से भी लगाई, इसमें चलो हमने 28 प्रदेशों में नहीं किया, पहला हमने यूपी के लिए किया, क्या बुरा किया, किसका नुकसान हुआ, किसी से क्या छीन लिया? हमने तो स्वेच्छा से मुफ्त में कहा हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, रोका क्यों? सवाल ये बनता है कि रोका क्यों, किस विवेक से, किस कानूनी प्रावधान में बाधाएं बनाकर, कानूनी अड़चन दिखाकर। और ये फिटनेस की बात कर रहे हैं, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, खुद उनकी सरकार, केंद्रीय सरकार कह रही है कि कोई जरूरत नहीं है, 30 जून तक आप सब गाड़ियों का यूज करिए क्योंकि लोग अपने घर जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने एक भी देशव्यापी माइग्रेंट लेबर्स की समस्या का समाधान करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अलग अलग राज्यों को छोड़ दिया, सब सीमाओं को सील कर दिया, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। एक समान नीति बनाते, सबको साथ बिठा के, तो ये हालत नहीं पैदा होते। आज चौथा लॉकडाउन चल रहा है, एक भी ठोस नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार का नहीं आया कि हम माइग्रेंट लेबर्स के लिए फला इशू ब्रेकर आ रहे हैं। लेकिन अब कल रात को जाके कहा है कि ट्रेन को बिना परमिशन के जाने दिया जाएगा अलग अलग राज्यों में। ये 1 महीने पहले क्यों नहीं कहा गया? अब क्यों कहा इस बात को? ये बार-बार जब परिस्थितियां इतनी भयावह हो गई। लेकिन दिनेश जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी मतलब आपके मुख्यमंत्री और आप, अगर आप लोग सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये प्रपोजल जाए तो इस तरह के आपसी समझौते हो ही रहे हैं, इसमें पार्टी को नहीं घुसना चाहिए। आपको मैं आंकड़े बता दूंगा, हम लोग ट्रेन भेज रहे हैं, हम लोग गाड़ियां भेज रहे हैं, और हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया है कि राजस्थान की सड़कों पे कोई पैदल नहीं चलेगा, जिसको जहां जाना है वहां हमारी सरकार को लेकर जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भामाशाह है, कोई एनजीओ है, कोई स्वयंसेवी संस्था है या पॉलिटिकल पार्टी हमारी मदद करना चाहती है, उसका सहयोग हम ले रहे हैं। और हमारे, अगर ये पहली बात तो मैं स्पष्ट दोबारा करना चाहता हूं कि ये बसें सरकार की नहीं है, इस पर सिर्फ लिखा हुआ राजस्थान परिवहन, वो वसुंधरा जी लिखवा गई थी, निजी बसें हैं, प्राइवेटली एंगेज की गई हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एंगेज करके सरकार की मदद करने के लिए किया है। और सरकार अगर किसी का सहयोग ले रही है तो क्या बुरा कर रही है? यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जी को बड़ा खुश होना चाहिए था कि मेरे पड़ोसी राज्य के लोग मेरे प्रदेश में आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके लिए मैं फला और इंतजाम कर दूंगा। एक बड़ापन होना चाहिए, बड़ा दिल होकर ये सारी प्राइवेट बसें जो आप कह रहे हैं सरकारी बसें नहीं थी, उनका कहना है राजस्थान रोडवेज की बसें हैं, चलिए हम मान लेते हैं प्राइवेट बसें थी, तो ये सारी बसों का इंतजाम आपने किया, आप लोगों ने किया, राजस्थान सरकार ने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया है, सरकार ने इसका कोई पेमेंट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी करेगी जो भी इसका पेमेंट करना होगा। बहरहाल इशू ये है कि वो बॉर्डर पर इतने 2 दिन से वहां खड़ी हुई है, किसका नुकसान हो रहा है? जो लोग अपने घर 2 दिन पहले पहुंच सकते थे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ एक मार्ग लड़ लेंगे अलग अलग दल, लेकिन आज इस मौके पर कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है, सिर्फ गरीबों को घर पहुंचाने के लिए अगर हम सहायता का हाथ बढ़ा रहे हैं तो किसका छीन रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और इतना बड़ा इशू बना क्यों? शायद उनको राजनीतिक रूप से ये लग रहा है ना सचिन जी, कि नीचा दिखाने के लिए ये प्रयत्न था, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट जो वो बार-बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। लेकिन एक बार मैं एक सेकंड उनको दरकिनार करके भी आप इस पे जवाब दीजिएगा। अगर आप अदिति सिंह की बात देखें, वो तो कांग्रेस पार्टी की विधायक है, वो भी कह रही हैं कि इस तरह से फर्जी लिस्ट क्यों देने की जरूरत थी, आपदा के वक्त ऐसे निम्न स्तर की सियासत करने की क्या जरूरत थी, वो क्यों ऐसा? कांग्रेस की विधायक हैं, उन पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, किस सोच के आधार पर उन्होंने कहा है, वो तो आप उनसे पूछिए, मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एज ए नागरिक बताना चाहता हूं, कोई भी दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार, कोई एनजीओ, कोई मीडिया चैनल अगर किसी श्रमिक की मदद करता है तो पुण्य का काम कर रहा है, उसमें कोई चोरी नहीं। और यूपी सरकार कोई इतनी छोटी तो है नहीं कि हमसे नीचा दिखाएंगे, बस कर दीजिए। लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए था, और यहाँ पुलिस खड़ी कर देना, एफआईआर कर देना, जेल में लोगों को डाल देना, सिर्फ ये दिखाने के लिए गिरेबान में झांकना चाहिए।
आत्मीयता से, मानवता के आधार पर ये काम को अगर कोई करना चाहता है तो उसमें रुकावट बनने के बजाय उसमें सहयोग करना चाहिए था। धन्यवाद आपका। सचिन पायलट जी हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के जुड़ रहे थे, जिनका ये कहना है कि ये वक्त था जब मदद लेकर सहायता श्रमिकों तक पहुंचती और शायद ये मदद उन तक पहुंचती तो बेहतर परिस्थितियां बनती कम से कम मजदूरों को लेकर। पवन खेड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी आपके साथ शुरू करते हैं। सचिन पायलट जी कह रहे थे कि अरे ये तो मानवता के सामने इतना बड़ा संकट काल है, मदद ले लेते हैं। अब देखिए सर, बेआबरू होकर बसें वहां से लौट रही हैं, किसका भला हुआ? बहुत देर कर दी हजूर आते आते। मानवता की याद तब आई जब उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 बस चलाने लगी। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस का तो मकसद ये था कि लोग घर में रहें, रोड पे न निकले। लेकिन जब लॉकडाउन का दायरा बढ़ गया, संयम टूटने लगा मजदूर का, वो सड़क पर आए। हम सब का भी हृदय विदारक सीन देख के दिल दुखा, हर व्यक्ति का हुआ होगा, अंजना जी आपका भी दिल दुखा होगा। तब तय हुआ कि हम रोड पे नहीं चलने दें, क्योंकि मजदूर नहीं मान रहे हैं, तो माना गया। और उसके बाद हर जनपद में 75 जनपद है ये उत्तर प्रदेश में, सर ये वाले 200 बसें दी गई, 27,000 बसें चल रही है, 1,000 बस लेके पहुंच गए राजनीति करने के लिए। सर माफ कीजिएगा, ऐसे का ये वाला इंट्रोडक्शन तो अब सब लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। 2 लाइनें मजदूरों के हक में आप भी बोलते हैं, 2 लाइन मजदूरों के हक में हर कोई बोल रहा है। हम सब की मैं तो उससे चिंता आगे बढ़ के सवाल पूछ रही हूँ सर, 500 बसें भी सही थी, बॉर्डर पर खड़ी थी, मजदूरों को बिठाकर उसमें भेज देते तो क्या उनका भला नहीं होता? देखिए, ये सवाल आपने दिनेश शर्मा जी से पूछा, उनका जवाब आपने सुना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। सचिन पायलट जी ने भी उसका जवाब दिया कि ये चिट्ठी है, ये नितिन गडकरी जी की है। नितिन गडकरी जी की जो चिट्ठी थी वो इसलिए थी जिसका लाइसेंस है या जिसकी फिटनेस है उसके साथ उसको अगर एक्सटेंशन नहीं मिला, इसके लिए थी। यानी जिसको गाड़ी न चलानी जाती हो, क्या बिना लाइसेंस के, कोई ना कोई तो लाइसेंस होगा, फिटनेस होगी कि नहीं। अगर वो बसों का फिटनेस मांगा, देखिए पहली बार इन्होंने लखनऊ लिखा, योगी जी ने स्वीकार किया। दूसरी बात कहा कि लखनऊ ले आइए, रात भर डीएम इंतजाम करते रहे कि ये बसों को कहाँ खड़ा करना है। इन्होंने कहा हमारी बसें नोएडा गाजियाबाद में है, उन्होंने कहा ठीक है, वो भी स्वीकार कर लिया। फिर कहा कि आप लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट में पूरा फर्जीवार आया। ये तो ऐसा हुआ, बिहार में हमने चारा वाला सुना था कि स्कूटर पर भैंस गई, स्कूटर के नंबर, एम्बुलेंस के नंबर दिए गए। अगर ये जांच न की जाती, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अब जब जांच कर दी गई तब वहां पर चले गए प्रदर्शन करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, देश आज तक को देख रहा है, योगी जी 27,000 बसें चला रहे हैं आपस में, यानी जनपद के अंदर। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां भेजने के लिए और साथ में बाहर भी भेजने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक सिर्फ सियासी फायदे नुकसान के लिए गई। मजदूरों के लिए जिन्होंने मदद किया है इस देश के पीएम केयर में और भी जगह पूरे देश ने मदद किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ बस लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए गई। उनके दिल में अगर मजदूरों के लिए दर्द होता तो इस तरह की हरकत नहीं करते वो, ठीक है, कि कोई भी नंबर डाल देते। कोई भी नंबर नहीं डाल देते अगर मजदूरों के लिए हमदर्द होते आप तो। पवन खेड़ा जी, सिर्फ पार्टी सियासी फायदा उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ को ये लिस्ट भेज रही थी। हम सब जो पॉलिटिक्स में हैं, वो शाहनवाज भाई हों, मैं हूं, घनश्याम जी हों, हम जो भी पॉलिटिक्स में हैं, हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए ही होनी चाहिए और है। तो ये आरोप लगाना कि आप लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, जी हाँ, क्यों नहीं करें। हम लोगों की मदद पहुंचाने के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं, वो हृदय विदारक दृश्य जो हम सबने देखे हैं, शाहनवाज जी आपकी भी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। और आपकी सरकारें क्या कर रही हैं, आज वो मौका नहीं है तू मैं करने का। लाशों को ट्रकों में पॉलिथीन में लपेटकर बर्फ की सिल्ली पर डंप करके, ये शब्द आप ही लोग यूज करते हैं, मैं नहीं करता, भेजे जा रहे हो। और सड़क पर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई माइग्रेंट लेबर चल ही नहीं रहा हो। प्रधानमंत्री जी आकर, और वो बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं और हैं भी, प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर कहते हैं 21 दिन की लड़ाई है, मजदूर उम्मीद में 21 दिन तक तो रुक गया कि चलो 21 दिन बाद शायद फिर से काम मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए 21 दिन की। आप 4 घंटे का समय देते हैं, 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा,
न मजदूर को ये मालूम कि उसका कल का भोजन कहां से आएगा, क्या वो इस महीने का किराया अपनी खोली का दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सोच किसको करनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी। सरकार चला रहे हैं, कोई एनजीओ भी चलाता है तो वो भी ये सोच लेता है। आप तो सरकार चला रहे हैं, चलिए आप में वो विजडम नहीं रही होगी, अनुभव है फिर भी मान लिया कि नहीं रही होगी, अफसरों की सुन लेते। चलिए आप अफसरों को अपने से छोटा मानते होंगे, हो सकता है छोटे हों, विपक्ष की सुन लेते। आपने हमारी कुछ सुझाव माने हैं, ये मैं इसमें मेरे को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा, आपने वो कई बातें स्वीकार की। नरेगा वाली बात आपने स्वीकार की, ईएमआई वाली बातें आपने स्वीकार की, आरबीआई की जो आपने जो चेंज किया लिक्विडिटी फंड वो आपने स्वीकार किया। आपने हमारी चिदम्बरम साहब की, जयराम रमेश जी की, सबकी बातें आपने स्वीकार की। तो अपना इसमें घमंड करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा आपको बसें चाहिए, पहले तो हम इंतजार करते रहे, आपने कोई कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बोला कि लखनऊ भेज दो। अरे साहब आवश्यकता कहीं और है, लखनऊ क्या करेंगी बसें जाकर। फिटनेस की आप बात करते हैं, ये इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा हुआ है नितिन गडकरी जी के ऑर्डर में। 30 मार्च का ऑर्डर है। आप शाहनवाज जी, आपको मैं अभी व्हाट्सएप भी कर दिए देता हूं। इसमें लिखा हुआ है अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया हो तो 30 जून तक। एक बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। ये बात, ये मौके वो नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। आज पूरा विश्व देख रहा है और हम भारत को नीचा नहीं होने देंगे, इसलिए हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। सुन लीजिए प्लीज। यही 3 अप्रैल को ऑर्डर उत्तर प्रदेश की शासन ने भी निकाला था, वो भी आपके पास भी होगा, आप तो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। राजस्थान सरकार का भी ऑर्डर है, तमाम सरकारों का ऑर्डर है कि न फिटनेस न ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर भी हो गया हो तो 30 जून तक उसको हम माफ करेंगे, एग्जेम्प्टेड है, सब अलाउ करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ जी को गडकरी जी का ये ऑर्डर नहीं मिला? या आदित्यनाथ जी के जो अवस्थी जी जो अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका जो ऑर्डर है 3 अप्रैल का, क्या आदित्यनाथ जी ने वो भी नहीं देखा? अचानक फिटनेस, अरे कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है सड़क पर शाहनवाज जी, तो लोग अस्पताल पहुंचाते हैं जिस वाहन में, क्या उसका पहले फिटनेस देखा जाता है? क्या ट्रंप के लिए जो आपने भीड़ इकट्ठी की थी गुजरात में, हर वाहन का पहले फिटनेस देखा था? ठूस कर जब आप वहां ले गए थे, गुजरात में रैली की थी ट्रंप को दिखाने के लिए, उसकी वजह से भी आज गुजरात में कोरोना कितना फैला हुआ है, चलिए वो कभी और बात करेंगे। क्या फिटनेस देखी थी अंजना जी? जवाब दीजिए। कम देखिए, रुकावटें मत डालिए। अजय, मैं अक्षर सर जवाब देता हूँ। शाहनवाज, फिर मैं आ रही हूँ घनश्याम जी आपके पास। मिले हैं, मैं इनको कहता हूँ। पहली बात तो ये, बिना फिटनेस के बस का मतलब बिना ब्रेक फेल वाली भी गाड़ी चला दें क्या खेरा साहब? फिटनेस का मतलब होता है जो बसें हैं उसमें वो देखना होता है। आपके स्कूटर को भी अलाउ कर देते, आपका जो एम्बुलेंस का नंबर दिया उसको भी दिया। क्या सरकार एकदम ये ऑर्डर का मतलब था कि अगर गाड़ी में चक्का भी ना हो, टायर भी ना हो तो वो गाड़ी चला देते, या गाड़ी ही ना हो तो कैसे नंबर फर्जी हो तो वो भी चला देते? पहली बात, मैंने आपकी बात कर, मैंने कहा ना ब्रेक तो देखना होता है ना। अगर कल हो के ये बात हो जाती, फिटनेस का ये जरूरत होती है खेरा जी। मैंने आपका जवाब दिया, आप सुन लीजिए, फिर आपको मौका दे देंगे। नहीं, मजाक नहीं है। आप क्या रहे? फिटनेस का मतलब अगर वो गाड़ी, आपने तो गाड़ी का नंबर भी नहीं दिया, कहा गाड़ी चला देते। कैसे यकीन करें? देश कैसे यकीन करे? आप मेरी बात ये सुनिए, फिटनेस का मतलब क्या है? अगर वो गाड़ी देखनी होगी कि नहीं, कि गाड़ी का ड्राइवर का लाइसेंस का क्या मतलब? क्या नितिन गडकरी जी की चिट्ठी में है कि अगर गाड़ी के ड्राइवर का लाइसेंस कभी बना ही नहीं है? मान लीजिए मैं कार चलाना नहीं जानता, या मैं ट्रक चलाना नहीं जानता, बस चलाना नहीं जानता, तो क्या मैं वो ट्रक बस चला सकता हूँ? ड्राइवर का पैमाना क्या होगा? ये गलत, आपने चिट्ठी की गलत व्याख्या की। और जब मैंने बताया तो खेरा जी आप सुन नहीं रहे। प्लीज आप मेरी बात बिल्कुल सुन रहा हूं। अंजना जी मौका दे देंगे, बाद में अंजना जी मौका दे देंगे। मैं ये मजाक आपने किया कि जो ड्राइवर ना हो, क्या ड्राइवर का लाइसेंस का डेट, ड्राइवर अंजना जी आप मुझे मैं देखिए, आप जब ये बोले थे, पवन जी जवाब सुन लीजिए, यही कांग्रेस की आदत है। पवन जी जवाब तो सुन लीजिए, फिर मुझे घनश्याम जी के पास भी जाना। पर हाथ रख दिया। एक सेकंड खेरा जी जो है, पवन जी खेरा जी देश से क्षमा मांगिए आप लोग, फर्जी चिट्ठी दी, फर्जी गाड़ी दी, स्कूटर का नंबर दिया, आपने एम्बुलेंस का नंबर दिया। देश से माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को, और आइंदा आप भी नहीं बोल पाएंगे पूरे डिबेट में। मैं स्काइप पे हूँ, लेकिन आप भी नहीं बोल पाएंगे खेरा जी। अगर आपने खुद बोल लिया, लंबी बात कर ली आपने, और जब मैं बोलने लगा तो आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, आपको पकड़ लिया भरी डिबेट में।
सेकंड घनश्याम जी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं शाहनवाज जी मेरा संरक्षण दीजिए। शाहनवाज जी जब ये बोले थे तो मैं नहीं बोला था, मेरी बात पवन को जी, पूरी करने पवन दीजिए। जी जब आप बोल रहे थे तो सभी ने सुना आपको। पवन जी जब आप बोल रहे थे सबने सुना। शाहनवाज जी वक्त बहुत कम है, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। घनश्याम जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, आप एक साथ जवाब दीजिएगा घनश्याम जी से, फिर उनसे बात करने का टाइम नहीं बचेगा। उनसे बात करने का टाइम नहीं, मैं आपसे लूंगी जवाब, एक साथ जवाब लूंगी। घनश्याम जी, उनका कहना है कि हमें मजदूरों की सुरक्षा करनी थी, इसलिए बस कि जब तक फिटनेस रिपोर्ट नहीं मिलती हम नहीं चला सकते थे। इनका कहना है कि मानवता इतना बड़े तरीके से आघात हो रही है, बसें खड़ी थी आपने लिया नहीं। अंजना जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको, पवन जी को, आपके दर्शकों को, शाहनवाज जी को, सभी को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। मैं काफी दिनों बाद आपकी बहस में आया हूं। हाँ। और बात जो आज देश के सामने है, जो सवाल देश के सामने है, वो ये है कि 8 करोड़ मजदूरों को, उनके परिवारों को इस तरीके से सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे चलने के लिए किसने मजबूर किया? वो कौन से तुगलक थे जिन्होंने 4 घंटे में देश को 4 लॉकडाउन में झोंक दिया बिना ये सोचे कि लोगों के जीवन यापन का क्या होगा? वो कौन से तुगलक थे जिसने इस देश में 50,000 बसें हैं उन्हें चलने से रोक दिया? वो कौन से तुगलक थे जिन्होंने इस देश में ट्रेनों को नहीं चलने दिया? तो घनश्याम जी एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका क्या होता है? ये दुनिया में संक्रमण में लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल सही बात, सही 2 चीजें मैं आपसे कहूंगा। पहली चीज, नमस्ते ट्रम्प के लिए पूरा 1 महीना आप फरवरी लगाते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? करना चाहते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? संक्रमण में लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका बता दीजिए। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे देश का प्रधानमंत्री कुर्सी में मुंह छुपा के बैठा हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता। वरना इस देश में कौन सा लोकतांत्रिक देश है जिसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा? देश को इस तरीके से मैंने आपसे क्या पूछा? आपने सवाल नहीं सुना घनश्याम जी, तीसरी बार पूछ रही हूं। संक्रमण काल में जहां पर लोगों की जिंदगी खतरे में है, सिर्फ आपसी मतलब आपको लोगों को दूर रखना एक दूसरे से, लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका क्या है? लॉकडाउन लागू करने का सही तरीका यह है कि आप लोगों को पहले समय दीजिए कि इतने समय में इस फेज में हम लॉकडाउन लागू करेंगे। आप रेलें और ट्रेनें चलने दीजिए ताकि गंतव्य स्थान पहुंच सके। आप ये इंश्योर कीजिए कि लोग तो फिर संक्रमण मेरी आवाज, चलिए मेरी आपकी बात हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। एक तो स्वागत किया हम लोगों ने, लेकिन बहुत ऐसी भाषा बोली कि कौन तुगलक। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम सम्मान की भाषा आपको बोलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने अगर लॉकडाउन न किया होता तो हमारा देश इटली बन जाता, हमारा देश अमेरिका जैसी हालत होती। प्रधानमंत्री का पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन बीच में कुछ घटनाएं हुई जिससे लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। और लॉकडाउन इसका पूरा अब जवाब दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिए। मुझे लगता है दोनों ने ही बहुत तीखे सवाल पूछे हैं, पवन खेड़ा जी और घनश्याम जी ने। जवाब दीजिए शाहनवाज जी, आप सरकार। देखिए, एक तो पवन खेड़ा जी ने और जो सवाल पूछे घनश्याम जी ने, मैं बता दूं, जब लॉकडाउन किया गया वो अगर जल्दी में न किया गया होता तो आज हमारी देश की स्थिति इटली और अमेरिका जैसी होती। तो प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा हुआ और सरकारें भी खड़ी हुई है। मीटिंग में भी ये तय हुआ, सब मुख्यमंत्री ने मिलकर किया। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 के करीब बसें चला रही है मजदूरों के नाम पर। अगर आपको करना है बिना, आप जरूर सहयोग करें, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मजदूरों को जो दिक्कत दुश्वारी हुई क्योंकि लॉकडाउन का दायरा बढ़ता गया है, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ऐसी सियासत की जगह सहयोग करना चाहिए। राजस्थान के अंदर जब कोटा में बच्चे फंसे थे तब तो प्रियंका जी ने ट्वीट नहीं किया, तब उन्होंने बस को उपलब्ध नहीं किया, सब राज्य सरकारें खुद लेकर गई। महाराष्ट्र में कितनी बड़ी दुश्वारी आई है, इसलिए आज इकट्ठे और एकजुट होने की जरूरत है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान क्यों नहीं, हर जगह बराबर आंसू क्यों नहीं? हाँ अंजना जी, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि प्रियंका जी ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोला? अरे वो इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बात कर रही है, उसमें क्या गलत है? ये बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए शाहनवाज जी आपको। जो जहां का इंचार्ज है, आपकी पार्टी में भी यही सिस्टम है, वो अपने राज्य की बात कर रहा है, उसमें क्या गलत है? ठीक है, सीधी सीधी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने लॉकडाउन क्यों किया, हमने कहा कि आप लॉकडाउन करने से 4 दिन पहले भी आपने मीटिंग तो की होगी। 4 दिन 5 दिन ट्रेन चला देते, मजदूरों को अपने घर एक लाइन में शाहनवाज जी जवाब दीजिए, मुझे अंत करना। लॉकडाउन की राय एक लाइन में जल्दी में
अगर लॉकडाउन न किया गया होता तो हमारे देश की स्थिति इटली बन जाती। हम इस देश को इटली और स्पेन नहीं बनने देना चाहते थे। अपने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। बीच में अगर कुछ नियम टूटे होते। चलिए, आप दोनों बहुत दिनों के बाद आए थे। पवन खेड़ा जी, आप भी घनश्याम जी, मौका मिलेगा एक लंबी बहस इस मुद्दे पर जरूर करेंगे। शाहनवाज जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।